हे एवरीवन, वेलकम टू जुडिशरी प्लस। हम अपने चैनल पे सीबीआई असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर और पब्लिक प्रोसिक्यूटर की ऑल माइनर एक्ट की सीरीज़ कंप्लीट कर दी है। और अगर आप वो देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में सारे एक्ट की मैंने अलग अलग प्लेलिस्ट बनाई है, आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। और मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी डाल दूँगी, तो अगर आपने अब तक नहीं देखा तो प्लीज़ गो एंड चेक। अब नाउ हम 2017 के क्वेश्चन पेपर से डील कर रहे हैं, जिसका ऑलरेडी मैंने 3 पार्ट जो है अपलोड कर दिया है। आज ये 4th पार्ट है, ठीक है। तो हमने अपने लास्ट सेशन में क्वेश्चन नंबर 76 तक कंप्लीट कर लिया था। आज के सेशन से हम क्वेश्चन नंबर 77 से डील करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, ये हमें बता रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द फंक्शन एंड पावर ऑफ द सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। ठीक है, तो इसमें से कौन सा जो है वो फंक्शन और पावर नहीं है सीवीसी का, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन का। तो हमारा जो राइट ऑप्शन है वो है सी। ठीक है, तो ये ऑप्शन नहीं है इसकी पावर और फंक्शन सीवीसी की। इंक्वायर इनटू एनी कंप्लेंट अगेंस्ट एनी ऑफिसर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, दिस इज नॉट द पावर और फंक्शन ऑफ सीवीसी। तो बाकी तीनों भी देख लेते हैं जो कि है इनकी पावर। तो ये एक्सरसाइज करता है सुप्रिटेंडेंट ओवर द फंक्शनिंग ऑफ डीएसपीई, तो दिस इज राइट, ये सुप्रिटेंडेंस करता है इनके पावर पे। किससे रिलेटेड? इन्वेस्टिगेशन करप्शन केसेस से रिलेटेड पावर से। फिर सेकेंड क्या है? इंक्वायर और इन्वेस्टिगेट ऑफेंस on the reference by the central government under the Prevention of Corruption Act committed by a public servant being an employee of the central government or a corporation, company और सोसाइटी कंट्रोल बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो ये भी पावर है कि वो इंक्वायर कर सकता है, इन्वेस्टिगेट कर सकता है ऑफेंस जो कि जिसका रेफरेंस सेंट्रल गवर्नमेंट ने मेड किया है करप्शन एक्ट के अंदर, जो कि पब्लिक सर्वेंट कर रहा है। ठीक है, और वो क्या है? एज अ एम्प्लॉई कर रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट का या कॉरपोरेशन का या कोई कंपनी जो सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्रोल करती है। तो ये भी पावर है सीवीसी के पास। फिर जो लास्ट ऑप्शन है ये क्या बता रहा है? एक्साइज सुपरिटेंडेंस ओवर द विजिलेंस एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ वेरियस मिनिस्ट्रीज ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट और अ कॉरपोरेशन, कंपनी और सोसाइटी कंट्रोल बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो ये सुपरिटेंडेंस एक्साइज भी करता है विजिलेंस एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर, अलग अलग मिनिस्ट्री के जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर है। ठीक है, तो ये तीनों तो हैं पावर, यानी कि ऑप्शन सी जो है वो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 78। इसमें हमें बता रहा है हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ द कमिटी विच रिकमेंड द नेम फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर। ठीक है, तो अब सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर को जो अपॉइंट करती है कमिटी, उसमें से कौन से पर्सन जो है उस कमिटी के पार्ट नहीं है, नॉट। ठीक है, तो प्राइम मिनिस्टर तो होते हैं, चेयरमैन होते हैं। देन मिनिस्ट्री ऑफ यूनियन मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स भी होता है, लीडर ऑफ अपोजिशन इन द हाउस ऑफ पीपल भी होता है। देन जो ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट नॉमिनेटेड बाय हिम जो ऑप्शन है ये नहीं होता है। तो ऑप्शन बी जो है हमारा ये राइट हो जाएगा। मैं टिक कर देती हूँ कहीं आप कंफ्यूज ना हो जाओ। ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट नॉमिनेटेड बाय हिम जो है ये इसका राइट ऑप्शन है, क्योंकि नेगेटिव क्वेश्चन है। देन क्वेश्चन नंबर 79 ये हमें बता रहा है द सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर मे बी रिमूव फ्रॉम हिज ऑफिस ओनली इफ ही engage in any paid employment outside the duties of his office, become interested in any contract made on behalf of the government of India on any inquiry, has found him guilty by the Supreme Court, has been convicted of an offence involving moral turpitude। तो इसमें बता रहा है कि सेंट्रल विजिलेंस कमीशन जो है ना उनको रिमूव किया जा सकता है। किस ग्राउंड पे? यहाँ 3 ग्राउंड हमें मेंशन किए हुए हैं। तो अब इसमें से कौन ग्राउंड है जिससे रिमूव किया जा सकता है? तो ये तीनों ही ग्राउंड है। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी 1, 2, 3। यानी कि अगर कोई पेड एम्प्लॉयमेंट में है तो भी रिमूव किया जा सकता है, अगर वो जो है गिल्टी फाउंड होता है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा तो भी रिमूव किया जा सकता है। ठीक है, अगर वो इंटरेस्टेड है किसी कॉन्ट्रैक्ट में गवर्नमेंट के बिहाफ में जो मेड किया जा रहा है उसमें इंटरेस्टेड है और सुप्रीम कोर्ट ने गिल्टी फाउंड किया तो भी। एंड देन थर्ड वन इज मोरल टर्पिट्यूड के ऑफेंस के लिए कन्विक्ट है। तो तीनों के ग्राउंड है रिमूवल के लिए, किसके? सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर के।
अब क्वेश्चन नंबर 80 हमें बता रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर। तो सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर के बारे में क्या सही दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए कि वो क्या होता है, एक पब्लिक सर्वेंट होता है सेक्शन नंबर 21 के अंदर, ठीक है, सेक्शन नंबर 21 के अंदर वो क्या होता है, पब्लिक सर्वेंट। अब क्वेश्चन नंबर 81 बता रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द प्रोसीडिंग्स ऑफ द सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर इज और आर करेक्ट। तो कौन से स्टेटमेंट जो है नीचे दिए गए स्टेटमेंट से जो बता रहा है कि सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर के बारे में सही स्टेटमेंट दिया जा रहा है, कौन सा स्टेटमेंट, तो राइट ऑप्शन हमारा है ये तीनों ही ऑप्शन करेक्ट है, 1 2 3। तो जितनी भी प्रोसीडिंग्स होते हैं ना वो उसके हेडक्वार्टर्स में होते हैं। नो प्रोसीडिंग शैल बी इनवैलिड मेरली बाय द रीजन ऑफ वैकेंसी ऑफ द कमीशन, और कोई भी प्रोसीडिंग इनवैलिड नहीं होगा मेरली बाय द रीजन ऑफ डिफेक्ट इन द अपॉइंटमेंट ऑफ सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर। तो तीनों ऑप्शन जो है करेक्ट है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर वॉज एस्टेब्लिश बेस्ड ऑन रिकमेंडेशन मेड बाय। तो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन जो एस्टेब्लिश हुआ था वो किसके रिकमेंडेशन पे हुआ था, तो जो हमारा संथानम कमेटी थी इसके रिकमेंडेशन पे ये सेंट्रल विजिलेंस कमीशन जो है एस्टैब्लिश हुआ था। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि कौन से ईयर में जो था ये सेंट्रल विजिलेंस कमीशन जो था एस्टैब्लिश हुआ था, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 83 हमें बता रहा है, हु अमंग द फॉलोइंग कैन बी अपॉइंटेड एज सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर एंड द विजिलेंस कमिश्नर, यानी कि एलिजिबिलिटी क्या है सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर या विजिलेंस कमिश्नर की, ठीक है। तो हमारा राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो 1 and 3 इज द राइट ऑप्शन, यानी कि हु हैव बीन और आर इन ऑल इंडिया सर्विसेज, यानी कि जो पर्सन ऑल इंडिया सर्विसेज में है वो, या जो रह चुका है ऑल इंडिया सर्विस में, और हु हैव बीन और इन अ सिविल सर्विस ऑफ द यूनियन हैविंग नॉलेज एंड एक्सपीरियंस इन द मैटर रिलेटिंग टू विजिलेंस पॉलिसी मेकिंग एडमिनिस्ट्रेशन इंक्लूडिंग पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये लोग जो हैं एलिजिबल होते हैं सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर बनने के लिए या विजिलेंस कमिश्नर बनने के लिए। दिस इज़ नॉट द क्राइटेरिया, ठीक है। ये 10 साल की एक्सपीरियंस मैंडेटरी है सिविल पोस्ट के लिए यूनियन में, ये इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया नहीं है। ऑल इंडिया सर्विस में अगर आप मेंबर हो या आप कोई सिविल सर्विस के मेंबर हो यूनियन के अंदर जिसमें आपको एक्सपीरियंस नॉलेज है विजिलेंस का, पॉलिसी मेकर और एडमिनिस्ट्रेशन का, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन का, तो आप एलिजिबल हो। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोसीडिंग बिफोर सेंट्रल विजिलेंस कमीशन अंडर सेंट्रल विजिलेंस कमीशन एक्ट 2003 शैल बी डीम्ड टू बी। तो जो भी प्रोसीडिंग्स चलते हैं ना सेंट्रल विजिलेंस एक्ट के अंदर, ये कैसे नेचर के होता है, ये जुडिशियल प्रोसीडिंग्स होते हैं, ठीक है। ये सेंट्रल विजिलेंस एक्ट ऑफ 2003 के अंदर जितने प्रोसीडिंग्स होते हैं वो जुडिशियल प्रोसीडिंग्स कहलाते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 85, ये बता रहा है व्हाट इज द टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ द सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर। अब सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर जो होते हैं जो होल्ड करते हैं ऑफिस, वो कितने टाइम तक करते हैं, तो ये 4 साल तक करते हैं या 65 ईयर्स ऑफ एज करते हैं, विच एवर इज अर्लियर। याद रखिएगा अर्लियर, जो भी पहले हो जाएगा उस दिन से वो सीज टू होल्ड ऑफिस हो जाएंगे, ठीक है। ये सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर, ठीक है। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 85। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, ठीक है। तो इसमें बता रहा है कौन सा करेक्ट नहीं है। तो पहले मैं आपको ऑप्शन सही बता देती हूँ कि ऑप्शन नंबर डी जो है ना ये हमारा करेक्ट नहीं है। ये जो ऑल अपॉइंटमेंट इन सेंट्रल विजिलेंस कमीशन कैन बी मेड बाय पार्लियामेंट, तो पार्लियामेंट तो नहीं करती है ना, प्रेसिडेंट करते हैं ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द कमिटी, जिसका कमिटी के मेंबर्स हमने ऊपर देख लिए हैं कौन कौन से होते हैं मेंबर। तो चलिए बाकी सारे ऑप्शंस भी हम एक बार देख लेते हैं कि जो करेक्ट है। तो सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर इज एम्पावर्ड टू रिव्यू द प्रोग्रेस ऑफ एप्लीकेशन पेंडिंग विद द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी फॉर सैंक्शन ऑफ प्रोसिक्यूशन अंडर प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट ऑफ 1988। तो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन जो होता है ना वो उसके पास पावर होता है कि वो रिव्यू कर सकता है एप्लीकेशन का प्रोग्रेस जो भी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के सामने पेंडिंग है, किसके सैंक्शन के लिए, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के अंदर प्रोसिक्यूशन के सैंक्शन के लिए। नेक्स्ट ऑप्शन जो था हमारा राइट ऑप्शन वो है सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर हैज़ ऑल पावर ऑफ अ सिविल कोर्ट वाइल कंडक्टिंग एन इंक्वायरी रेफर्ड टू इन क्लॉज सी और डी ऑफ सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन नंबर 8। तो यानी कि यहाँ बता रहा है जितने सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर है ना उसके पास सारे पावर है, किसके पावर है,
सिविल कोर्ट के पावर होते हैं, ठीक है। सिविल कोर्ट के पास जो पावर होता है वही सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर के पास भी होते हैं, और जब वो कंडक्ट क्या कर रही होती है, इंक्वायरी सेक्शन नंबर 8 की क्लॉज 1 के क्लॉज नंबर सी और डी के अंदर, ठीक है। तो उसके पास सिविल कोर्ट के पावर होते हैं, ये भी राइट ऑप्शन है। फिर सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर एक्सरसाइज करती है सुपरिटेंडेंस ओवर द फंक्शनिंग ऑफ DSPE in all cases of investigation of offence under Prevention of Corruption Act. तो दिस इज ऑल्सो द राइट ऑप्शन कि वो सुपरिटेंडेंस करती है दिल्ली स्पेशल पुलिस स्टैब्लिशमेंट के फंक्शनिंग के ऊपर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर 87। ये हमें बता रहा है, यहाँ तक हमारा सेंट्रल विजिलेंस एक्ट जो था 2003 का, इसके क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। आ रहा है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 के क्वेश्चन आ गए हैं, ठीक है। तो इसका जो पहला क्वेश्चन है ये हमें बता रहा है, अंडर द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट ऑफ 2000 व्हाट इज द पनिशमेंट प्रिस्क्राइब ऑन द फर्स्ट कन्विक्शन फॉर पब्लिशिंग और ट्रांसमिटिंग ऑफ मटेरियल डिपिक्टिंग चिल्ड्रन इन सेक्सुअली एक्सप्लिसिट एक्ट ETC इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। तो इसका जो हमारे पास राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर ए है। इसकी इम्प्रिजनमेंट जो होती है 5 साल तक होती है, और फाइन होती है जो एक्सटेंड कर सकते हैं 10 लाख तक फाइन, ठीक है। यानी कि 5 लाख की सज़ा और 10 लाख का फाइन, ठीक है। ये पनिशमेंट है फर्स्ट कन्विक्शन के लिए, सब्सिक्वेंट की बात नहीं कर रहे हैं। फर्स्ट कन्विक्शन के लिए 5 साल और 10 लाख तक फाइन। अब मुझे आप ये कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं कि सब्सिक्वेंट पनिशमेंट के लिए कितनी पनिशमेंट है। अगर आपने सब्सिक्वेंट सेम पनिशमेंट की ना, सेक्सुअली एक्सप्लिसिट एक्ट जिसमें जो चिल्ड्रन के अगेंस्ट ऐसे कोई ट्रांसमिटिंग मटेरियल जिसमें डिपिक्ट कर रहा है चिल्ड्रन इन्वॉल्व इन सेक्सुअली एक्सप्लिसिट एक्ट इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, तो इसकी सब्सिक्वेंट पनिशमेंट कितनी है ये आप मुझे बताइएगा। अब क्वेश्चन नंबर 88 आ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विथ रिगार्ड टू सुपरिटेंडेंस ऑफ दिल्ली स्पेशल पुलिस स्टैब्लिशमेंट इज करेक्ट। तो इनमें से कौन से स्टेटमेंट जो है हमारे करेक्ट है, ठीक है। ये पॉजिटिव क्वेश्चन है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी आंसर है। दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। पावर ऑफ द सेंट्रल विजिलेंस कमीशन ओवर दिल्ली स्पेशल पुलिस स्टैब्लिशमेंट एक्सटेंड ओनली टू इन्वेस्टिगेशन ऑफ ऑफेंस कमिटेड अंडर प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट ऑफ 1988, ठीक है। यानी कि जो पावर है सेंट्रल विजिलेंस कमीशन का दिल्ली स्पेशल पुलिस स्टैब्लिशमेंट के, वो एक्सटेंड कहाँ तक करता है, इन्वेस्टिगेशन ऑफ ऑफेंस से रिलेटेड जो भी पावर है ना उस पर ही होता है इनका राइट, ठीक है, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के अंदर, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द पावर ऑफ सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन टू इन्वेस्टिगेट केसेस इज डिराइव फ्रॉम। तो जो CBI के पास पावर जो है ना इन्वेस्टिगेशन की केसेस की, वो पावर वो कहाँ से डिराइव करते हैं, तो वो पावर डिराइव करते हैं यहीं से, दिल्ली स्पेशल पुलिस स्टैब्लिशमेंट एक्ट ऑफ 1946 से ही ये अपना पावर डिराइव करते हैं इन्वेस्टिगेशन का। फिर हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 90। ये हमें बोल रहा है द दिल्ली स्पेशल पुलिस स्टैब्लिशमेंट एक्ट ऑफ 1946 एक्सटेंड टू द टेरिटरी ऑफ। तो ऑप्शन क्या है इसमें से, ऑप्शन नंबर सी है, यानी कि ये होल ऑफ इंडिया में एप्लीकेबल है, दिल्ली स्पेशल पुलिस स्टैब्लिशमेंट एक्ट ऑफ 1946। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमें बता रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग पावर कैन बी एक्सरसाइज्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट अंडर द प्रोविजन ऑफ दिल्ली स्पेशल पुलिस स्टैब्लिशमेंट एक्ट ऑफ 1946 फॉर द इन्वेस्टिगेशन ऑफ एनी ऑफेंस स्पेसिफाइड इन अ नोटिफिकेशन अंडर सेक्शन नंबर 3। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास ऑप्शन नंबर डी है, यानी कि तीनों जो है वो पावर दे रखे हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट एक्सरसाइज करता है, ठीक है, अंडर द प्रोविजन ऑफ DSPE एक्ट, ठीक है, किस लिए, इन्वेस्टिगेशन के लिए ऑफेंसेस से रिलेटेड। तो क्या पावर है देख लेते हैं। अपॉइंट करता है डायरेक्टर, CBI का डायरेक्टर किसके रिकमेंडेशन पे, कमिटी के रिकमेंडेशन पे जो इस एक्ट में दिया हुआ है। फिर उसका पावर जो है एक्सटेंड करता है दिल्ली स्पेशल पुलिस स्टैब्लिशमेंट का रेलवेज तक, और उसकी जो पावर हैं वो एक्सटेंड करते हैं किसी स्टेट तक, किसके पावर, दिल्ली स्पेशल पुलिस स्टैब्लिशमेंट के। तो ये तीनों जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट है, वो पावर के बारे में बता रहे हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट एक्सरसाइज करता है अंडर DSPE। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं जो है क्वेश्चन नंबर 92। इसमें बता रहा है द दिल्ली स्पेशल पुलिस स्टैब्लिशमेंट एक्ट ऑफ 1946 जो है वो क्या करता है, वो एम्पावर करता है सेंट्रल गवर्नमेंट को टू स्पेसिफाई ऑफेंसेस विच कैन बी इन्वेस्टिगेटेड बाय द दिल्ली स्पेशल पुलिस स्टैब्लिशमेंट। यानी कि जो दिल्ली स्पेशल पुलिस स्टैब्लिशमेंट एक्ट 1946 है वो एम्पावर करता है सेंट्रल गवर्नमेंट को, वो स्पेसिफाई ऑफेंस करता है जो इन्वेस्टिगेट होता है दिल्ली स्पेशल पुलिस स्टैब्लिशमेंट के द्वारा, ठीक है। तो दिस इज द राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द वर्ड्स एंड एक्सप्रेशन यूज्ड अंडर दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट एक्ट ऑफ 1946 बट नॉट डिफाइंड देयर इन हैव द मीनिंग असाइन अंडर, यानी कि कोई वर्ड्स और एक्सप्रेशन जो यूज़ किए गए हैं दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट एक्ट के अंदर और उसको जो है डिफाइन नहीं किया गया उस एक्ट में, तो कहाँ से उसका मीनिंग डिराइव करेंगे? तो जो है ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट, यानी कि सेंट्रल विजिलेंस कमीशन एक्ट ऑफ 2003 में जो डिफाइन किया गया ना, वही डेफिनेशन हम इस एक्ट के लिए भी मान लेंगे, दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट एक्ट ऑफ 1946 के लिए। फिर हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये बता रहा है, जो डायरेक्टर अपॉइंट होते हैं दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट एक्ट के अंदर, वो शेल नॉट बी ट्रांसफर एक्सेप्ट द प्रीवियस कंसेंट ऑफ, तो उनको ट्रांसफ़र नहीं किया जाता है जब तक जो है कमिटी की कंसेंट नहीं ले लेंगे। ठीक है, सेक्शन नंबर 4A क्लॉज 1 के अंदर जो कमिटी फॉर्म होती है उसकी कंसेंट चाहिए। ठीक है, तो ट्रांसफ़र कब नहीं होगा? जब तक कमिटी की कंसेंट नहीं लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जो टर्म है CBI केम इनटू एग्जिस्टेंस थ्रू अ होम मिनिस्ट्री रेजोल्यूशन इन द ईयर, तो ये कब आया था? किस होम मिनिस्ट्री की कौन से रेजोल्यूशन में आया, कौन से ईयर में आया था? तो ये 1963 में आया था। ठीक है, फिर है हमारा जो दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट एक्ट ऑफ 1946 है, वो प्रोवाइड करता है, क्या प्रोवाइड करता है? ये तीनों चीज़ें प्रोवाइड करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट है। इन्वेस्टिगेशन ऑफ स्पेसिफाइड ऑफेंस इन ऑल यूनियन टेरिटरी, ये बताता है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ स्पेशल पुलिस फोर्स के बारे में बताता है, और एक्सटेंशन ऑफ पावर एंड जुरिसडिक्शन ऑफ स्पेशल पुलिस फोर्स टू ऑफेंस कमिटेड इन कंटोनमेंट एरिया लोकेटेड विद इन अ स्टेट, तो ये तीनों चीज़ों के बारे में ये हमें बताता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अंडर द प्रोविज़न ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट ऑफ 2000 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट साइबर टेररिज्म आर करेक्ट, तो साइबर टेररिज्म से रिलेटेड कौन सी स्टेटमेंट है जो कि करेक्ट है इस क्वेश्चन में? ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट, 1, 2 एंड 4 ओनली आर करेक्ट। और देख लेते हैं, इट इज़ एन इंडिपेंडेंट ऑफेंस, बिल्कुल। फिर दूसरा क्या है, इट वॉज इनकॉर्पोरेटेड इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2008, जी 2008 में ऐड हुआ था। और लास्ट है, इट इज़ डिफाइंड अंडर 66F ऑफ द एक्ट, तो दिस इज ऑल्सो राइट। ये जो है ना थर्ड ऑप्शन, द सीरियसनेस ऑफ साइबर टेररिज्म एज ऑफेंस इज रिफ्लेक्टेड इन द फैक्ट दैट इट डज नॉट नीड मेंस रिया एज एलिमेंट ऑफ क्राइम, दिस इज नॉट द प्रोविजंस ऑफ IT एक्ट। ठीक है, ये साइबर टेररिज्म में नहीं दिया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ये बता रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ IT एक्ट 2000 प्रोवाइड फॉर ऑडिट ऑफ डॉक्यूमेंट ETC मेंटेन इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, तो कौन से सेक्शन में जो है वो ऑडिट के बारे में बताया जा रहा है जो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में मेंटेन किया जाता है? तो हमारा 7A जो सेक्शन है ये हमें ऑडिट के बारे में बता रहा है जो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में मेंटेन किया जाता है। देन क्वेश्चन नंबर 99, विच अंडर द प्रोविजन ऑफ IT एक्ट 2000 हु अमंग द फॉलोइंग हैज पावर टू सस्पेंड और रिवोक डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट, तो किसके पास पावर है कि वो सस्पेंड कर दे या रिवोक कर दे डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट? तो जो पावर दे रखा गया है वो है सर्टिफाइंग अथॉरिटी के पास, जो कि इशू करता है डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट। ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो आज के लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं आज के सेशन के। ये हमें बता रहा है, अंडर द प्रोविजन ऑफ IT एक्ट 2000 एन एप्लीकेशन फॉर रिन्यूअल ऑफ लाइसेंस शैल बी मेड इन सच फॉर्म accompanied by such fee not exceeding 5,000 rupees as may be prescribed by central government and shall be made not less than in how many days before the expiry of a period ऑफ वैलिडिटी ऑफ द लाइसेंस, यानी कि IT एक्ट 2000 में जब एप्लीकेशन हम डालते हैं रिन्यूअल के लिए लाइसेंस का, तो हम जो है उसकी फ़ीस देते हैं 5,000 रुपये। ठीक है, और वो जो भी प्रिस्क्राइब किया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, तो हम कितने दिन से पहले जो है वो डालेंगे वो एप्लीकेशन रिन्यूअल का एक्सपायर होने से? तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर A है, ऑप्शन नंबर 45 डेज बिफोर द एक्सपायरी हमें जो है रिन्यूअल की एप्लीकेशन डालनी पड़ती है विथ रिक्विजिट फीस। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर A इज़ द राइट आंसर। ठीक है, आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। अगले नेक्स्ट सेशन में जो है
हम बाकी के 20 क्वेश्चन जो रिमेनिंग रह गए हैं वो कर लेंगे कंप्लीट, और 2015 के पेपर भी स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो स्टे ट्यून विथ आवर चैनल एंड प्लीज़ लाइक द वीडियो, share with your friend as it is available free of cost, and subscribe my channel if you like the videos. So this is all by my side. This is Advocate Twinkle Jha signing off today's session. Thank you.